आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोहरे और भाई मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं मैप इन न्यूज का एक और एपिसोड, एक और जो है वो लेक्चर। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं भाई इस हफ्ते और बीते समय में उन सारे प्लेसेस के बारे में जो न्यूज में रहे हैं। आई थिंक आप सभी लोग अवेयर होंगे इस बात से कि यूपीएससी बीते वर्षों में बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा करती है। यानी कि अगर मैं स्पष्ट शब्दों में इस बात को एक्सेप्ट करूं तो रियलिटी ये है कि ज्योग्राफी में आज के समय कोर कंसेप्ट्स को टक्कर देते हुए यूपीएससी ने मैप बेस्ड क्वेश्चंस को जो है वो पूछना स्टार्ट करा है। और यही बेसिकली हमारा उद्देश्य है इस पूरी सीरीज में कि हर सैटरडे शाम को 8 बजे मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं वो प्लेसेस जो मैप पर आधारित हैं और न्यूज में रहे हैं और इनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ओके, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो में यूज होने वाली पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यह मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है वो नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं भाई कि हमें चैनल नहीं मिल रहा, उसकी सुविधा के लिए जो है वो ये मैंने यहां मेंशन कर रखा है इस नाम से और इसी फोटो के साथ आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल ये आपको मिल जाएगा। आप यहां से जो है इस वीडियो में यूज होने वाली सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही मेरे वो सारे वीडियोस जिनको आप देख रहे हैं ईच एंड एवरी वीडियो की पीडीएफ शैल बी प्रोवाइडेड बाय दिस चैनल। ओके, मैं डेफिनेटली इस पर एक्टिव हूं। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे किसी भी प्रकार का सुझाव चाहिए है, किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए है या कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उससे जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट मेक श्योर कि आज की जो न्यूज मैं कवर करने वाला हूं दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। आज की न्यूज़ेस कुछ थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। प्रयास करिएगा कि ये आपके पास हमेशा हो और साथ ही ये भी प्रयास करें कि इस एटलस के अलावा आपके पास एक स्टिकी नोट्स हो। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं आप एटलस पे उसे मार्क करें। मार्क करने के साथ आप उसे जो है वो चिपका लें अपने ही एटलस पर। एक हाइलाइटर का यूज करें जिससे आप उन प्लेसेस को हाईलाइट कर पाएं। व्हाई? बिकॉज आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो शायद प्रथम दृष्टया दिखाई ना दें, प्राइमा फेशिया में आप उसे रिकॉग्नाइज ना कर पाएं, आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं भाई। बीते कुछ समय पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं तो हम जरा इस न्यूज के अलावा इस न्यूज से स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई देगा। आइए यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई बीते कुछ समय पहले स्पेन में जो है वो 3000 साल पुराने कुछ खजाने मिले थे। और ये जो खजाने थे खैर इनकी डिस्कवरी तो 1963 में ही हो चुकी थी, ये पहले ही मिल चुके थे, परंतु इसके समक्ष अब न्यूज आना काफी स्टार्ट हुई। और क्यों हुई है भाई तो इसके बारे में भी मैं आगे आपसे चर्चा करने वाला हूं। पर पहले अगर हम देखें तो ये जो 3000 साल पुराना खजाना है इसमें नियर अबाउट 59 ऐसे पात्र हैं जहां पर जो है वो सोने की परत चढ़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, खजाने तो अक्सर जो है वो मिला करते हैं। पर यहां काम की बात यह है कि ये जो खजाने हैं इन पर जो बेसिकली मेटल यूज करा गया है निर्माण में वो मेटल पृथ्वी का मेटल नहीं है, इसलिए इसे एलियन मेटल का नाम दिया गया है। अब हम इस खबर पर नहीं, अब पुर्तगाल, अब स्पेन, फ्रांस इस एरिया पर फोकस करेंगे कि भाई अब चूंकि ये एरिया पूरा न्यूज में है, आइए हम स्पेन के बारे में और इस एरिया के बारे में जो मैप पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आइए इन पर थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा भाई स्पेन। फाइन, अब बच्चे मेरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यहां सामने आपका मैप खुला हुआ है। आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस का भी उपयोग कर सकते हैं और उपयोग कर मुझे आंसर दीजिए और आपको गुणवत्ता समझ में आएगी कि भाई एग्जैक्टली क्यों यूपीएससी जो है मैप पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ रहा है। यहां पर आपको दिखाई देगा भाई ये है हमारा स्पेन। फाइन, यूरोप में आने वाला देश है, पश्चिमी यूरोप में स्पेसिफिकली दिखाई देता है, यानी कि ये वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है। ओके, अब मुझे बताएं कि
स्पेन की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं, फाइन, ये कितने देशों से लगती हैं? जरा एटलस पर ध्यान से नजरें घुमाएंगे आप तो आपको पता चलेगा भाई कि प्राइमा फेशिया में देखने पर आप बोलेंगे कि सर यहां पर जो सीमाएं हैं ये लगती हुई दिखाई दे रही हैं फ्रांस के साथ और लगती हुई दिखाई दे रही हैं पुर्तगाल के साथ। यानी कि जो सीमाएं आप बताने वाले हैं स्थलीय सीमाएं, वो होंगी फ्रांस के साथ तथा होंगी पुर्तगाल के साथ। आई एम राइट? बट यहां पर ध्यान दीजिए, स्थलीय सीमाएं जो स्पेन की हैं ये 5 देशों के साथ हैं। जी हां, 5 नेशंस के साथ हैं। जस्ट अ सेकेंड। और ये 5 देश कौन से हैं? जरा एटलस उठाएं और ध्यान से देखें, आपको और भी देश दिखाई देंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली तो जो एरिया आपको यहां दिख रहा है, जरा फोकस करिएगा, ये एरिया कहलाता है जिब्राल्टर। फाइन, इस एरिया को कहते हैं भाई जिब्राल्टर। फाइन, और याद रखिए, अगर आप एटलस में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो जिब्राल्टर वाला एरिया है ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है और ये स्थलीय सीमा बनाता है स्पेन के दक्षिणी भाग के साथ। यानी कि 2 नेशन तो आपको पहले ही पता थे, एक और जिब्राल्टर के माध्यम से जो है वो यूनाइटेड किंगडम, ये यहां पर ऐड हो गया। अब हो गए 3, पर अभी भी 2 अदृश्य हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एटलस उठाएं और एटलस में यूरोप का पेज ओपन करें तो आपको एक छोटा सा देश दिखाई देगा यूरोप में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से, फाइन, यहां आपको दिखेगा स्पेन और फ्रांस के बीच में, यहां पर दिखेगा ऑन्डेरा। ये एक देश है जो बेसिकली स्पेन और फ्रांस के बीच में यहां कहीं लाई करता है। कुछ इस स्थान पर जो है ये आता है ऑन्डेरा नेशन। यानी कि एक और सीमा हो गई भाई, ये है ऑन्डेरा के साथ। डन। अब इसके अलावा याद रखिए कि मैं अगर आपसे कहूं भाई तो एक और देश है जहां पर सीमा लगती है मोरक्को के साथ, पर आपको एटलस पे देखने पर यह एहसास होगा कि भाई जो मोरक्को है और स्पेन है इनके मध्य तो सागरीय सीमा है। जिब्राल्टर बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जिब्राल्टर जो स्पेन और मोरक्को है इसके मध्य आता है और जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को से अलग कर देता है। पर यहां ध्यान देने योग्य बात है कि मोरक्को में यहां पर एक छोटा सा भाग जिसे एनक्लेव कहा जाता है, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से, अगर कोई देश है यहां मोरक्को और यहां कहीं पर आता है भाई स्पेन का एरिया, यहां पर है पुर्तगाल, ये जो है वो पुर्तगाल का एरिया है, फाइन, और ये जो है ये स्पेन का एरिया है, यहां कहीं पर आता है मोरक्को और यहां पर एक छोटा सा प्लेस है, ध्यान दीजिएगा, ये है CEUTA। फाइन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, इसे कहा जाएगा क्वेटा। फाइन। अब देखिए क्यों मैं कहता हूं कि मैप पर आधारित एनालिसिस आवश्यक है, बिकॉज ये है क्वेटा और ये आता है भाई स्पेन के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात तो भाई कि स्पेन का एक पार्ट मोरक्को में एनक्लेव के फॉर्म में उपस्थित है। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो स्थलीय सीमाएं हैं वो इसके अलावा, इन 2 देशों के अलावा आपको मोरक्को के साथ भी मिलेंगी। फाइन। अब यहां पर वाटर ड्रॉप इफेक्ट में अदर चीजों को भी समझ लें। याद रखिए कि यूपीएससी में वाटर ड्रॉप इफेक्ट में पढ़ाई करना इज सुपर इसेंशियल। कैसे? तो देखिए ये है CEUTA, क्वेटा। फाइन। एक और शब्द है जिसे कहा जाता है QUETTA। उच्चारण या प्रोनंसिएशन लगभग ऐसा ही है, लेकिन यह भाग आता है बलूचिस्तान में और ये बलूचिस्तान है दुष्ट पाकिस्तान में। फाइन। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, इसीलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन। अब इसी शब्द से मिलता जुलता एक और शब्द सुने,
अगर मैं आपसे कहूं कि एक और शब्द है जिसे कहते हैं क्योटो, फाइन, याद रखें ये क्योटो आता है जापान में, और जापान में बेसिकली 4 द्वीप हैं, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्योशु, फाइन। और यहां कहीं पर आता है बेसिकली जापान में आने वाला क्योटो, और ये क्योटो एक पर्यावरणीय प्रोटोकॉल है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, काफी फेमस है, माइलस्टोन प्रोटोकॉल है, फाइन। अब देखिए एक शब्द आपको दिखा क्वेटा, एक क्वेटा, क्योटो, और एक और है क्यूटो। ये जो है ये इक्वाडोर की कैपिटल है, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। अब देखिए यूपीएससी अगर आपसे प्रश्न पूछता है तब किस बारीकी के साथ जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्यों मैं कहता हूं कि मैप बेस्ड एनालिसिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, फाइन। तो देखिए आपने एक क्विटो देखा, एक क्यूटो देखा, एक क्योटो देखा और एक क्यूटो देखा, फाइन। तो इन सभी को अपने एटलस पे भी मार्क करें। आपको एटलस में ये वाली मार्किंग एशिया में मिलेगी बच्चे, ये मार्किंग याद रखिएगा ये आपको जो है अफ्रीका में मिलेगी, अफ्रीका जहां पर जो है आपके एटलस में बना होगा वहां पर, ये आपको एशिया के मैप पे मिलेगा, और ये आपको उत्तरी अमेरिका के यानी कि नॉर्थ अमेरिका के एटलस पे मिलेगा, फाइन। तो इन सभी को ध्यान से अपने एटलस पे मार्क कर लें। चलिए तो हम वापस आते हैं भाई। तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि जो स्पेन है इसकी स्थल सीमा 5 देशों के साथ लग रही है, और ये वो हमारे 5 देश हैं। डन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखेंगे ध्यान से, तो ये है भाई तैयार हमारा मार्किंग के लिए स्पेन का मैप। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको यह माउंटेन मार्क करना है। यह माउंटेन आपको कहां मिलेगा, यह माउंटेन आपको मिलेगा यूरोप में, जहां पर फिजिकल वाला पार्ट होगा, फाइन। यह कौन सा माउंटेन है, तो याद रखिए इसे कहा जाता है पिरेनीज माउंटेन, फाइन। जरा इसे ध्यान से अपने एटलस पर मार्क करिए, इसे कहा जाता है पिरेनीज माउंटेन, ठीक है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, यानी कि यह भ्रंशोत्थान पर्वत है, ठीक है। तो यहां मैं मेंशन कर दूं भाई कि यह जो है यह भ्रंशोत्थान पर्वत है, ठीक। अब यहां पर याद रखने योग्य है कि ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये पर्वत बेसिकली फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है, फ्रांस व स्पेन इनके मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है, लगभग सीमा पर यह आता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको एक और पर्वत जो है वो दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखेगा सिस्टेमा आइबेरिको, फाइन। तो ये एक माउंटेन है सिस्टेमा आइबेरिको। ये माउंटेन आपको एग्जैक्टली आफ्टर किसके दिखाई देगा, फर्स्टली आपको दिखाई देगा वहां पर वो है पिरेनीज, पिरेनीज के बाद आपको सिस्टेमा आइबेरिको, ओके। इसे आप ध्यान से मार्क करेंगे। अब इसके पश्चात यहां ध्यान से देखिए, आपको इस पूरे एरिया में एक पठारीय क्षेत्र दिखाई देगा। जरा मैं इसे जो है आई थिंक ये विजिबल है अभी भी, थोड़ा मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूं जिससे आप और भी बेहतर तरीके से देख पाएं। यहां पर आपको एक पूरा जो है वो पठार दिखेगा, फाइन। काफी फेमस है ये पठार, इसे कहा जाता है मसेटा का पठार या सेंट्रल मसेटा का पठार, केंद्रीय मसेटा का पठार, फाइन। तो देखिए यहां पर फर्स्टली आपने क्या देखा, एक भ्रंशोत्थान पर्वत पिरेनीज, इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने देखा दूसरा माउंटेन आइबेरिको, फिर यहां पर एक प्लेट्यू यानी कि पठार है, इसे कहा जाता है मसेटा का पठार, फाइन। अब इस मसेटा के पठार के पास देखिएगा, आपको ध्यान से देखने पर दिखाई देगा यहां पर एक और माउंटेन रेंज है, फाइन। इसे कहा जाता है सिस्टेमा सेंट्रल माउंटेन रेंज, फाइन। तो यहां आपको सिस्टेमा सेंट्रल माउंटेन रेंज दिखाई देगी, और इसके लगभग ये जो है मसेटा के पठार के लगभग मध्यवर्ती और दक्षिणवर्ती भाग से होकर गुजरती है। तो ये सिस्टेमा सेंट्रल माउंटेन रेंज है, इसे थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड पर क्लियर रखेंगे। आई थिंक ये वाला पोर्शन क्लियर है, ओके। अब इसके पश्चात यहां पर आपको कुछ रेंजेस और भी दिखाई देंगी जो कि इसी सिस्टेमा सेंट्रल रेंज का पार्ट है,
फाइन, कौन सी है ये? तो थोड़ा ध्यान से यहां देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहां पर ये है सेरा डे एस्ट्रेला। फाइन, यहां मैं लिख दूं सेरा डे एस्टेरल। फाइन, ये आपको एक माउंटेन रेंज दिखाई देगी जो कि इसके शुरुआती भाग में आती है। फाइन, ये इसी का जो है वो हिस्सा है। फाइन, अब देखिए इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्पेन आपको अभी दिख रहा है, जरा इस स्पेन की बाहरी क्षेत्रों को ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे ऊपर, एक तो भाई यहां से ऊपर जाएंगे तो यहां आता है नॉर्थ सी। फाइन, नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, लेकिन उत्तरी सागर में भी आपको स्पेसिफिकली यहां पर एक खाड़ी दिखाई देगी, यह है बिस्के। फाइन, बिस्के की खाड़ी। फाइन, ये इसके उत्तरी भाग में आती है। अब जरा नीचे आइए, यहां आप देखेंगे तो आपको एक और खाड़ी दिखाई देगी, यह है इसका भाई दक्षिणी भाग। फाइन, इसे कहा जाता है कैडीज की खाड़ी। फाइन, याद रखिए कैंडीज नहीं है, कैडीज है। फाइन, इसके अलावा यहां पे आपको एक और सागर दिखाई देगा, ये जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी भाग की खाड़ी है। इसके पश्चात इसका दक्षिण पश्चिमी भाग है, यहां आपको जो है वो कैडीज की खाड़ी दिखाई देगी। फाइन, इसके पश्चात अब आ जाइए तो ये भूमध्य सागर है, और स्पेन में इसके दक्षिणी भाग में, फाइन, इसके सदर्न पार्ट पर आपको एक और सागर दिखाई देगा, इसे कहा जाता है एल्बोरॉन का सागर। फाइन, यह है एल्बोरॉन का सागर। डन। अब इससे थोड़ा सा आप ऊपर चलिए। फाइन, यहां आपको गल्फ ऑफ वेलेंसिया दिखाई देगी, वेलेंसिया की खाड़ी भी इसे कहा जाता है। तो इस स्थान पर, यह स्थान कौन सा है? तो यह है भाई इसका पूर्वी भाग। फाइन, तो पूर्वी क्षेत्र में आपको वेलेंसिया की खाड़ी दिखाई देगी, और इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि यह मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर में आता है। फाइन, चाहे वो ये सागर हो, चाहे वो ये गल्फ हो, वेलेंसिया की खाड़ी हो। फाइन, अब देखिए यहां ध्यान से, यहां पर बैलेरिक सागर लिखा हुआ है। बैलेरिक सागर का अर्थ क्या है? बैलेरिक सागर का अर्थ है ये मेडिटेरेनियन सी का ही हिस्सा है। यहां पर कुछ द्वीप आते हैं जिन्हें कलेक्टिवली बैलेरिक आइलैंड्स कहा जाता है। और यही मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं भाई, याद रखें कि स्पेन के दो प्रमुख द्वीप हैं। एक आता है भाई इस स्थान पर, अर्थात कौन सा स्थान? अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का। और इस महासागर में याद रखिएगा आपको दिखाई देंगे कैनरी आइलैंड्स। फाइन, कैनरी द्वीप, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब आप अंदर आएंगे तो आपको भूमध्य सागर में, यहां मैं लिख दूं भूमध्य सागर में, याद रखें कि यहां आपको जो है वो बैलेरिक आइलैंड्स, बैलेरिक द्वीप, ये आपको दिखाई देंगे। फाइन, तो बैलेरिक द्वीप आपको इस स्थान पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कैनरी द्वीप, और इन्हीं कैनरी द्वीपों के नाम पर जो है कैनरी जलधारा का भी नामकरण करा गया था। आई थिंक आपने ज्योग्राफी में इस जलधारा के बारे में पढ़ा होगा कि यह सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए जिम्मेदार धाराओं में से एक है। ठीक है, चलिए तो अब हम जरा वापस आते हैं और स्पेन पर फोकस करते हैं फिर से। तो हमने यहां पर देखा था कि भाई यहां 3 मेजर माउंटेन्स हैं, एक बीच में पठारीय क्षेत्र है, और इसके अलावा जो भाग है यह हमें अभी कवर करना है। अब जरा इस भाग पर फोकस करिए। यहां आपको दिखाई देगा, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको मार्क करना है भाई, यहां पर एक रिवर है, इसे कहा जाता है एल्ब्रो रिवर। फाइन, ये एल्ब्रो रिवर के लिए याद रखिएगा कि ये रिवर जो है वो यहां पर कौन सा माउंटेन है? आई थिंक आपको याद होगा, यहां पर पिरेनीज माउंटेन है। फाइन, तो ये पिरेनीज माउंटेन, और यहां पर कौन सा माउंटेन है? आई थिंक आप रीड भी कर पाएंगे अगर मैं इसे थोड़ा सा हटा दूं तो ये कहलाता है, एटलस में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, सिस्टेमा आइबेरिको। फाइन, तो
पिरेनीज और सिस्टेमा आइबेरिको के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, इसे कहा जाता है एल्ब्रो रिवर। फाइन, कई बार इसे एल्ब्रो कहा जाता है, इब्रो कहा जाता है। स्पेलिंग में इसकी आपको बता देता हूं, इसे EBRO के नाम से लिखा जाता है, EBRO। फाइन, तो ये रिवर है, स्पेन की कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स में से एक है। इन दोनों माउंटेन्स के बीच में ये रिवर फ्लो करती है। आई थिंक आपके लिए ये चीज बेहतर तरीके से क्लियर हो चुकी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां एक और रिवर पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहां आती है एक रिवर जिसे कहा जाता है TAJO। फाइन, ये तेजो रिवर यहां पर आपको एटलस में मिलेगी तेजो के नाम से, लेकिन कई बार इसे जो है वो टागस के नाम से लिखा जाता है। फाइन, तो आप चाहे इसे तेजो कह लीजिए या आप इसे टागस कह लीजिए। फाइन, और ये रिवर क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, TEJO या फिर टागस रिवर। फाइन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवर के किनारे भाई आपको पुर्तगाल की राजधानी, इसमें स्पेन से इसका ओरिजिन होता है, ये स्पेन से निकलकर जो है वो पुर्तगाल में जाती है, और पुर्तगाल की जो राजधानी है, पुर्तगाल की जो कैपिटल है, इसे कहा जाता है भाई लिस्बन। फाइन, तो जो लिस्बन है ये आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप इसे तेजो कह लीजिए या आप इसे टागस कह लीजिए, ये लिस्बन के किनारे आती है। तो ये एक रिवर हुई। इसी तरीके से एक और रिवर आपको दिखाई देगी, ध्यान दें तो आपको इस स्थान पर कुछ ऊपर से आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो यहां से आती हुई एक और रिवर है। फाइन, इसे कहा जाता है ड्यूरो रिवर। फाइन, इसे कहते हैं भाई ड्यूरो रिवर। याद रखिएगा कि ड्यूरो रिवर जो है वो स्पेन प्लस पुर्तगाल या पोर्चुगल, इसके मध्य प्रवाहित होती है। क्लीन, अब एक और रिवर है, इस पर फोकस करें। यहां आपको दिखाई देगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको दिखाई देगा गुआडियाना रिवर। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आप अब देख पाएंगे गुआडियाना रिवर। ओके, ये जो गुआडियाना रिवर है, यहां मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो याद रखिएगा कि ये रिवर बेसिकली स्पेन और पुर्तगाल के बीच, स्पेन एंड पुर्तगाल, पोर्चुगल, इनके मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाली रिवर है। इसलिए याद रखिएगा कि यहां पे आपको गुआडियाना जो रिवर दिखाई दे रही है, यह स्पेन और पुर्तगाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। मैंने स्पेन और फ्रांस की सीमा के लिए आपको बताया था, पिरेनीज माउंटेन जो है ये सीमा बनाता है। फाइन, अब इन रिवर्स के माध्यम से आपको याद रखना है भाई कि स्पेन चूंकि न्यूज में है, इन माउंटेन्स, इन प्लेट्यूज के माध्यम से याद रखना है कि चूंकि स्पेन अब न्यूज में है, आपको इन सारे ही क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब थोड़ा फोकस करते हैं हम इस बात पर कि इस प्रश्न का उत्तर आप कितने बेहतर तरीके से दे पाएंगे कि यहां पर पूछा गया है कि पिरेनीज श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके, याद रखें कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देने का एटलीस्ट एक बार प्रयास जरूर करना है। आपके पास वीडियो उपलब्ध है, आप इसका आंसर वीडियो में आगे देख ही लेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे आप कि आप जो है इसका उत्तर अवश्य दें। यहां आप देखें तो आप पाएंगे कि जो आइबेरिया का प्रायद्वीप है वो यूरोप के, जो आइबेरिया का प्रायद्वीप है वो यूरोप को बाकी हिस्से से अलग करता है। ठीक, यानी कि जो पिरेनीज रेंज है वो आइबेरिया का जो प्रायद्वीप है इसे यूरोप के बाकी के हिस्सों से अलग करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है भाई कि ये एल्प्स पर्वत से पुरानी रेंज है, यानी कि जो पिरेनीज श्रेणी है ये एल्प्स के पर्वतों से पुरानी है, और इसके अलावा ये केवल 2 देशों में विस्तृत है। अब जरा इस पर थोड़ा विचार करिए। सोचिए कि मैंने कहीं आपको यह तो नहीं बताया कि स्पेन की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो 2 के अलावा 3 और, यानी कि 2 तो भाई क्लियरली दिखती है और 3 देशों से लगती है। कहीं उनमें से कोई एक देश स्पेन और जो फ्रांस है इनके मध्य तो नहीं आता, और अगर इनके मध्य कोई देश आता है तो वहीं पर स्थित है पिरेनीज माउंटेन। तो कहीं यह कथन गलत तो नहीं? अभी से कुछ ही समय पहले मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कशन करा है।
तो यहां अगर मैं आपको बताऊं तो अभी से कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि ऑन्डेरा जो देश है ये बेसिकली स्पेन और जो फ्रांस है इसके बीच में आता है, अर्थात ये माउंटेन रेंज 2 नहीं 3 देशों में है। तो भाई पहला तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। डन। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां एक छोटा सा देश और आता है भाई, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब जरा इन स्टेटमेंट्स पर आइए कि जो इबेरिया का या आइबेरियन कहा जाता है कई बार, ये जो प्रायद्वीप है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रायद्वीप को बेसिकली इस नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्रायद्वीप है अगर मैं आपसे कहूं कि ये अलग किस माध्यम से होता है तो ये बिल्कुल सत्य है, ये पिरेनीज माउंटेन रेंज के माध्यम से ही आप देखोगे तो ये अलग होता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे ही एरिया को अगर आपको ना पता हो तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें कि इसे आइबेरिया या इबेरिया बेसिकली कहा जाता है, इबेरियन प्रायद्वीप या पेनिनसुला, ये अलग होता है पिरेनीज जो है पर्वत के माध्यम से। अब जरा वापस आए, यहां आपको दिखाई देगा कि ये एल्प से पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन में ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था भाई कि ये जो पिरेनीज माउंटेन है, फाइन, ये जो आपको पीछे दिखाई देगा ये पिरेनीज जो माउंटेन है, अगर मैं यहां स्पष्ट दिखाऊं आपको तो ये जो माउंटेन है ये भ्रंशोत्थान पर्वत है। और सामान्यतः जो भ्रंशोत्थान पर्वत है इनकी आयु जो वलित पर्वत है उनसे अधिक होती है। फाइन, अगर आपने पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास नामक चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि पृथ्वी में नवीन वलित पर्वत बाद में बने हैं। भ्रंशोत्थान पर्वत भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बने थे। फाइन, ये कार्बोनिफेरस काल के आसपास, पर्मियन काल के आसपास जो है वो निर्मित हुए थे अधिकांश जो भ्रंशोत्थान पर्वत हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी जो है वो राइट होगा कि भाई ये जो पर्वत है ये एल्प से इसकी अधिक आयु है, क्योंकि एल्प्स तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, यंग फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। अब इसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट है ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट है भाई ये भी मैंने आपको बताया सही है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये गलत है, क्योंकि एक और देश है जहां पर ये माउंटेन रेंज जो है वो विस्तृत है। आई थिंक काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहली ही न्यूज में दी है, आप जरूर इसे नोट डाउन करेंगे। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, आप पाएंगे कि हाल ही में केन्या की राजधानी जिसे नैरोबी के नाम से जाना जाता है वहां पर भीषण ब्लास्ट देखने को मिला। आई थिंक आपने खबर जरूर सुनी होगी, इंटरनेशनल मीडिया ने इसे काफी कवर करा, बहुत सारे अखबारों में इसके बारे में आया था। आई थिंक ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां 2 लोगों की जो है मृत्यु हुई, 165 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए। फाइन, अब इसको ध्यान से देखिए कि भाई अब चूंकि केन्या न्यूज में है, आइए केन्या के बारे में बहुत सारी बारीकियां समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमारा रिचुअल है, जैसी हमारी प्रथा है, आइए हम जो केन्या देश है इसकी जो सीमाएं हैं इसे देखते हैं। तो भाई केन्या की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं जरा आप पुनः फोकस करें, आपको दिखाई देगा भाई ये है छोटा सा देश भाई केन्या। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये स्थल रुद्ध नहीं है, हिंद महासागर के साथ प्रॉपरली ये सीमा बनाता है, तो केन्या लैंडलॉक नेशन नहीं है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो लैंडलॉक हैं। अब यहां आपको दिखाई देगा इसकी एक सीमा जो है वो इथोपिया से लगती है, जो कि इसकी उत्तरी सीमा है। ठीक है, ये इसकी उत्तरी सीमा है। सेकेंडली इसकी सीमा लगती है सोमालिया से, जो इसकी उत्तर पूर्वी सीमा है। डन। इसके पश्चात इसकी एक सीमा लगती है भाई युगांडा से। फाइन, और ये याद रखिएगा ये इसकी जो है ये कौन सी सीमा है, इसकी पश्चिमी सीमा है। डन। और इसके अलावा इसकी सीमा दक्षिणी सूडान से भी लगती है, जो इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा में आता है। अब यहां ध्यान दीजिए, नीचे आपको जो है वो तंजानिया दिखाई देगा। तो आपने देखा भाई कि यहां कितने देश हो गए, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान, युगांडा, तंजानिया। यहां ध्यान देने योग्य है 2 देशों का नाम, हमेशा याद रखिएगा, रवांडा और बुरुंडी। ये 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ केन्या सीमा नहीं बनाता है, स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से बारीकी के साथ यूपीएससी जो है वो प्रश्न पूछता है। मैं यहां पर एक बार इन्हें थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ध्यान दीजिए। ये है भाई केन्या। डन। अब केन्या में आप ध्यान से देखिए, इसकी एक सीमा इथोपिया के साथ, एक सीमा सोमालिया के साथ, एक सीमा दक्षिणी सूडान के साथ, एक युगांडा के साथ और एक तंजानिया के साथ आपको देखने को मिलेगी।
क्लियर हो गया। रवांडा और बुरुंडी के लिए याद रखिएगा कि स्थलीय सीमा यहां से नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसे मार्क करके रखा है। डन। अब यहां ध्यान से सुनिए, आपको एक चीज यहां याद कर लेनी है। केन्या की जो सीमा है ये बेसिकली बनती है लेक विक्टोरिया से या विक्टोरिया झील से। ओके, विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और मैंने पहले इसके बारे में डिटेल में कवर कर रखा है, पर चूंकि ये स्थान न्यूज में है तो मैं केवल इतना आपको जानकारी दे दूं कि जो विक्टोरिया झील है, इस झील के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कि 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है। मतलब ये 3 देशों के बीच में है। एक है केन्या, फाइन, एक है युगांडा और एक है तंजानिया। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए कि इससे जो है वो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। और अगर आपने पहले के मेरे लेक्चर्स को देखा है, और मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा प्री सामने है, याद से इस सीरीज के सारे वीडियोस को देख लें। मेरे शायद अभी से 2 या 3 वीडियो पहले ही मैंने आपको एक तथ्य के बारे में जानकारी दी थी कि भाई जो विक्टोरिया झील है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा झील के अंदर स्थित द्वीप भी आता है, कुछ सबसे बड़े द्वीपों में से एक भी आता है। तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते हैं कि भाई आप कितना याद रख पाते हैं जो आप देखते हैं उसे। ठीक, तो इससे एक तो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, साथ ही ये 3 देशों के बीच में स्थित है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फाइन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ अफ्रीका। फाइन, इसे भी थोड़ा सा याद रखेंगे। डन। तो ये हो गई भाई हमारी जो सीमाएं हैं केन्या की। अब आइए जरा केन्या के बारे में कुछ और भी चीजें देखते हैं। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस माइन्यूट डिटेलिंग के साथ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उसे थोड़ा सिंक इन करें। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहां देखिए, आपको यहां पर दिखाई देगा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीका की भ्रंश घाटी। और जरा ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे भाई कि ये जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ये अफ्रीका के कौन से केन्या के कौन से भाग में आती है। तो इजीली आप समझ पाएंगे कि ये जो है ये पश्चिमी भाग में आती है। ठीक है, डन। मतलब केन्या के पश्चिमी भाग में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर आपको यहां पर एक लेक दिखाई देगी, एक झील दिखाई देगी। आई थिंक आप इसे रेड कलर में इजीली देख पाएंगे। इसे कहा जाता है लेक तुर्काना। फाइन, ये जो लेक तुर्काना है ये ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ओके, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका इसका पार्ट है। फाइन, आगे मैं इनके बारे में चर्चा करने वाला हूं कि कितनी झीलें हैं, और यह भी बताऊंगा भाई कि लेक विक्टोरिया इसका भाग है या नहीं है। तो आपको बेसिकली इस केन्या के पश्चिमी भाग में आपको दिखाई देगा ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इसके ऊपर आपको जो है लेक तुर्काना दिखाई देगी जो ग्रेट लेक्स का पार्ट है, ग्रेट अफ्रीकन लेक्स का पार्ट है। और इसके एक तरफ आपको कुछ इस प्रकार की आकृति में यहां पर दिखाई देगी भाई लेक विक्टोरिया, जिसके बारे में अभी से कुछ ही क्षणों पहले मैंने आपसे डिस्कस करा है। तो यहां पर आ गई भाई विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। ओके, डन। अब जरा बाकी के एरिया पे फोकस करिए। यहां सबसे पहले आप ध्यान दें, यहां आपको माउंट केन्या दिखाई देगा। ओके, यह है माउंट केन्या। कहां आता है? केन्या में आता है। और यह जो माउंटेन है यह लगभग मध्यवर्ती भाग में है, किसके? केन्या के। तो केन्या के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में ये वाला हिस्सा जो है आपको देखने को मिलेगा, माउंट केन्या। इसकी ऊंचाई जो है वो 5199 यानी कि 5200 मीटर के आसपास है, कुछ सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यह है इसके मध्यवर्ती भाग में, सेंट्रल पार्ट में। यह माउंटेन 2 रिवर्स के बीच में आता है। यह रिवर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देखिएगा। एक है, जस्ट अ सेकेंड, जरा मैं इसे मार्क करूं। एक है जिसे कहा जाता है लाग बोर नदी।
ये कहां पर आती है? तो ये बेसिकली आती है केन्या के पश्चिमी भाग में, और फिर ये जाकर जो है अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर रही है। यहां पर जो है हिंद महासागर वाला एरिया है, ठीक है। तो ये एक रिवर है, और इसके अलावा एक और आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाता है ताना रिवर। ओके, कुछ इस तरीके से यहां से आपको दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड ताना रिवर। ओके, तो ये है ताना रिवर, और इनके ही बीच में आपको जो है केन्या माउंटेन दिखाई देगा, जो मध्यवर्ती भाग में है। डन। अब यहां देखिए, एक और आपको माउंटेन दिखाई देगा जो लगभग युगांडा और केन्या की बॉर्डर में स्थित है, ठीक है। युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है। इसे कहा जाता है माउंट एल्गोन। फाइन, यहां देखेंगे तो माउंट एल्गोन, अंग्रेजी में ELGON, माउंट एल्गोन लगभग सीमा पर स्थित है केन्या तथा युगांडा की। ओके, अब जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, इस पर आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर लेक तुर्काना, इसके बाद ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, एक तरफ विक्टोरिया झील, दूसरे तरफ दो मेजर रिवर्स में एक जो है वो ताना रिवर और एक है लांगबोरो रिवर। फाइन, या लांगबोर रिवर, ठीक है, LAGHBOR, लांगबोर रिवर, ठीक। अब देखिए, इसके अलावा आपको यहां इसके उत्तरी भाग में अगर मैं थोड़ा मार्किंग इसकी डार्क करूं, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा चालबी। फाइन, चालबी मरुस्थल वाला पार्ट, तो ये है चालबी मरुस्थल, या इसे चालबी डेजर्ट भी कहते हैं, CHALBI, चालबी मरुस्थल, ठीक। इसके अलावा जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पे थोड़ा और फोकस करिए तो आपको एक और इसेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई उत्तरी भाग में तो यहां मरुस्थल है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है ये वाला, यहां आपको ताइता हिल्स, फाइन, मैं ताइता कह रहा हूं, तोता नहीं कह रहा हूं भाई, ताइता हिल्स आपको यहां देखने को मिलेगी। तो ये पूरा आपको जो है वो केन्या वाला पोर्शन दिखाई देगा, इसे अपने दिमाग पर सेटल रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपकी लेक, यहां पर आ गई आपकी एक और लेक, और जो मिडिल पोर्शन है ये है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट, ठीक। जरा मैं इन सारी चीजों को यहां पर मेंशन कर दूं जिससे आपको समझने में जो है वो आसानी हो। एक है भाई माउंट केन्या, ये आपको दिखाई देगा मध्यवर्ती भाग में। इसके अलावा यहां आपको जो है एक लाग बोर रिवर दिखाई देगी, और एक और आपको यहां पर जो है वो नदी दिखाई देगी जिसे ताना रिवर कहते हैं। ओके, और इन दोनों के ही बीच में आपको ये माउंटेन दिखता है, ठीक। फिर आपको यहां पर चालबी मरुस्थल, और साथ ही आपको जो है लेक तुर्काना झील, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इन सब चीजों को नोट कर लिया है, अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न की ओर फोकस करते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, उत्तर ध्यान से दीजिएगा, और यह प्रयास करिएगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन आने से पहले आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएं। चलिए मैं आपके लिए प्रश्न एक बार रीड करता हूं। ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीका के संबंध में निम्नलिखित झीलों पर जो है वो विचार करिए। यहां एक झील के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, एक है भाई तुर्काना झील, एक है करीबा झील। मैं यहां बता दूं कबीरा नहीं लिखा हुआ, ठीक, कबीरा नहीं लिखा है, यहां लिखा है करीबा, ठीक। एक है एल्बर्ट, एक है तंगानिका, एक है किवू झील। मैं नाम रिपीट करता हूं एक बार, तुर्काना, करीबा, एल्बर्ट, तंगानिका और किवू। ये सारी झीलों को जरा आप जो है वो उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करने का प्रयास करिए। अगर आपने मेरे जो मैपिंग के प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें ध्यान से देखा होगा बच्चे, तो आपको आसानी से याद होगा फाइन कि ये है भाई अफ्रीका का पोर्शन,
ठीक, और कुछ ब्रॉडर सेंस में इसी प्रकार से दिखाई देगा। और यहां पर आपको दिखाई देगा भाई कि ये जो है वो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, और यहां से अफ्रीका का ये वाला जो पोर्शन है ये टूटकर अलग हो रहा है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो है वो सेपरेट हो रहा है। इसे कहा जाता है कि ये आने वाले समय में 8th कॉन्टिनेंट होगा। और एक और भाई एक बात और मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक 8th कॉन्टिनेंट जिसे माइक्रो कॉन्टिनेंट कहा जा रहा था, अब उसे कॉन्टिनेंट की श्रेणी में लाया जाने वाला है। तो यह भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका का ये वाला पार्ट अलग हो रहा है। ठीक, यहां पर ही पहले भारत था तो भारत अलग हुआ है भाई, तो यह हिस्सा भी अलग हो सकता है। और यहां आपको जो है वो मेडागास्कर दिखाई देगा। आई थिंक इसके बारे में आप परिचित हैं। ठीक, अब यहीं पर आपको कुछ लेक्स दिखाई देंगी, कुछ झीलें दिखाई देंगी। इन्हें अफ्रीकन जो है वो ग्रेट अफ्रीकन लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको मुझे बताना है कि इनका एग्जैक्टली क्रम क्या है। अगर मैं आपको यहां बताऊं तो भाई ये वाला पोर्शन जो है वो सहारा का मरुस्थल है। भाई ये वाला पोर्शन जो है ये सहारा का मरुस्थल है भाई, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहां आपको जो है वो सवाना के घास के मैदान दिखेंगे। ठीक है, तो ये सहारा है और ये नीचे वाला जो है वो सवाना है। आगे आज ही के वीडियो में मैं इनके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि हाजिर है। अब जरा विचार करिए और उत्तर करने का प्रयास करिए। फाइन, वीडियो आपने जरूर अगर फॉलो करा तो आपको आंसर अभी ही मैं दे दूंगा भाई। अब यहां ध्यान से देखिए कि ये वो लेक्स हैं जो आपको दिखाई देंगी। एग्जैक्टली ऑर्डर में आपको दिखाई देगा कि सबसे ऊपर जो है वो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में लेक तुर्काना आती है। तो मैं पहले तो भाई आपके लिए इस रिफ्ट वैली को मार्क करूं तो यहां आपको कुछ इस तरीके से ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। ठीक, ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली कुछ इस प्रकार से है, और इस रिफ्ट वैली में आप पाएंगे कि कहां कहां पर आपको लेक्स मिलती हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये है लेक तुर्काना वाला एरिया। फाइन, ये है लेक एल्बर्ट। फाइन, ये है लेक क्यूगा, और ये है लेक एडवर्ड। यहां पर जो है वो एडवर्ड नाम आएगा भाई, एडवर्ड झील का नाम है एडवर्ड। फाइन, तो ये है एडवर्ड झील। इसके पश्चात वापस आ जाएं, क्रम से चलें तो इसके पश्चात आपको किवू झील दिखाई देगी, फिर तंगानिका झील दिखाई देगी, फिर आपको यहां पर जो है नीचे आएंगे तो यहां आपको करीबा झील दिखाई देगी। ओके, तो ये मेन लेक्स हैं जो कि आती हैं किसमें, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। याद रखिए कि जो लेक विक्टोरिया है ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका की महान झीलों या अफ्रीकन लेक्स का पार्ट नहीं है। अफ्रीका की महान झीलों का हिस्सा नहीं है। यह हिस्सा वैसे है लेकिन यह भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में इन्हें जनरली काउंट करा जाता है, परंतु यह कभी भी अफ्रीका की भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी, इसका यह हिस्सा नहीं है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यह है भाई जो अफ्रीका के संबंध में, केनिया के संबंध में आपको जो जानकारी पता होनी चाहिए उसके बारे में एक ब्रीफ जो है वो जानकारी। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो भाई आप इस टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए। जैसे ही ये क्लास जो है आप देखकर फ्री होंगे, इसकी पीडीएफ विद इन 20 मिनट्स आपको आपके जो टेलीग्राम चैनल है और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो यहाँ पर मेंशन है बच्चे, यहाँ पर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। चलिए, तो हम आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जैसा कि हमने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही इस न्यूज़ को ओपन करा था भाई, न्यूज़ बड़ी है, जानकारी भी इंपॉर्टेंट है। जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और मुद्दा ये है और न्यूज़ ये है भाई कि जो स्वीडन है इसने अपना न्यूट्रल बिहेवियर अब छोड़ दिया है और
गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बाहर आते हुए, गुटनिरपेक्ष के अपने दौर से बाहर आते हुए स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन करा और 31वां देश बना, 32वां देश बना स्वीडन, जिसने नेटो को ज्वाइन करा है। फाइन। अब यहां पर एक जानकारी तो यही याद कर लें कि रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर से सीधी सीमा बनाने वाले सभी देश अब नेटो का पार्ट हैं। फाइन। अब जब आपने देखा कि भाई 32वां स्वीडन है, फाइन, तो 31वां भी याद रखिएगा, 31वां फिनलैंड है। फाइन। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो ये फिनलैंड ही देश है 31वां जिसने ज्वाइन करा था नेटो को। फाइन। और इसके अलावा यहां पर जितने देश हैं वो भी आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन तो आपके लिए जरूरी है ही। अब जरा आगे देखते हैं कि भाई ये वो देश कौन से हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको अगर मैं मार्किंग कराऊं तो यहां देखेंगे आप, तो आपको फिनलैंड दिखाई देगा, स्वीडन दिखाई देगा, नॉर्वे दिखाई देगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, यहां आपको बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, और यहां ध्यान से देखिए ग्रीस, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे देश आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एक तो कनाडा और यूएसए हैं ही, आइसलैंड और ग्रीनलैंड हैं ही। आपसे प्रश्न इससे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से देश हैं, क्योंकि 32 देश हैं, लेकिन काम की बात यह है जो आपको याद रखनी चाहिए कि कौन से नहीं हैं। फाइन। यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यूक्रेन, जिसने भाई बनने का प्रयास करा इसलिए रशिया ने अटैक करा है। ठीक। इसके अलावा बेलारूस, जो रशिया का अलाइन नेशन है और वॉर में आप कह सकते हैं कि मुखार रूप से सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। इसके अलावा आपको यहां पर दिखाई देगा सर्बिया और कोसोवो, ये भी याद रखिएगा नेटो का पार्ट नहीं है। और यहां आपको ऑस्ट्रिया दिखाई देगा और यहां आपको स्विट्जरलैंड दिखाई देगा। तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया, ये दो ऐसे देश हैं जो यहां पर सारी दिशाओं से घिरे हुए हैं, किससे? नेटो देशों से, पर न्यूट्रल बिहेवियर रखते हैं। ना कि ये जो है वो सोवियत यूनियन का अलाइन है या आप कह लीजिए रशिया अलाइन है, ना ही ये यूएस अलाइन है, बट नेटो का तो पार्ट नहीं है। इतना आप लोग को जानना आवश्यक है इस परिप्रेक्ष्य में। बाकी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे भाई कि स्विट्जरलैंड हो या ऑस्ट्रिया हो, इनका न्यूट्रल बिहेवियर कितना एक्चुअल न्यूट्रल है। फाइन। चलिए तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। मैं आपको यहां मेंशन कर दूं कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया प्लस स्विट्जरलैंड प्लस, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यहां आपको सर्बिया प्लस कोसोवो। अगर मैं आपको बताऊं तो सर्बिया से अलग करके कोसोवो को रशिया ने ही स्टैब्लिश करा था। बहुत पुरानी बात नहीं है, शायद 2010 के आसपास की या 14 के आसपास की ये घटना है। सर्बिया से अलग करके कोसोवो बना था। और युगोस्लोवाकिया, या मैं कहूं युगोस्लोवानिया नाम से वर्ल्ड वॉर के समय, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक देश था जिसे 13 भागों में तोड़ा गया था और उसी में से एक सर्बिया बना था। और सर्बिया से फिर अलग करके जो है वो कोसोवो रशिया के इंटरवेंशन से बना है। ठीक। तो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स से भी अपने आप को परिचित रखिएगा कि ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो बेलारूस है और यूक्रेन है, आई थिंक ये चीजें आपको पता है। ठीक है। चलिए आइए चर्चा करते हैं अब बेसिकली किसके बारे में चर्चा करते हैं भाई, इस क्षेत्र में स्वीडन के बारे में। तो जैसा हमारा रिचुअल है कि भाई सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम सीमाएं देखते हैं। तो याद रखिए कि इसकी जो सीमा है वो भी कौन सी, स्थलीय सीमा है। इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्थलीय सीमा है इसकी दो देशों के साथ लगती है। काम की बात यह है कि रशिया के साथ नहीं लगती है, यानी कि जो रशिया है इसके साथ स्थलीय सीमा जो है वो नहीं है किसकी, स्वीडन की। तो स्वीडन हैव नो एनी लैंड बॉर्डर विथ जो रशिया है उसके साथ। ठीक। नेक्स्ट है भाई दो कौन से देश हैं, तो एक है भाई नॉर्वे, यहां याद रखिएगा नॉर्वे,
और एक है भाई फिनलैंड, यहां आपको दिखाई देगा फिनलैंड। ओके, अब यहां नोट करिएगा, जो नॉर्वे है इसकी राजधानी है, यहां आपको दिखाई देगी ओस्लो। ठीक है, OSLO। ये उत्तरी सागर में आने वाला बंदरगाह है। डन। और इसी प्रकार से आपको फिनलैंड की राजधानी यहां दिखाई देगी हेलेंस्की। फाइन, हेलेंस्की। और ये जो है ये आता है भाई, आप देखेंगे यहां फिनलैंड की खाड़ी में। ओके, तो ये फिनलैंड की खाड़ी में आता है, फिनलैंड की खाड़ी, तो इसे याद रखिएगा। और इसी तरीके से जो स्वीडन है इसकी राजधानी है स्टॉकहोम्स। और यह भी याद रखिए कि स्टॉकहोम्स आपको कुछ इस प्रकार से यहां कहीं पर दिखाई देगा। ये देखिए, ये स्टॉकहोम्स है। और स्टॉकहोम कहां आता है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां देखेंगे तो ये जो है ये बाल्टिक सागर में आता है, हेलेंस्की गल्फ ऑफ फिनलैंड में आता है। ठीक, तो ये जो है स्टॉकहोम्स ये बाल्टिक सागर में आता है, बाल्टिक सागर में। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन आप आई थिंक आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब जरा हम थोड़ा डिटेलिंग में चलते हैं। याद रखिए कि जो स्वीडन है, स्वीडन के लिए नॉर्वे और स्वीडन के बीच में अगर मैं आपको इसका प्राकृतिक मैप दिखाऊं, चलिए इसमें हम थोड़ा मार्क करते हैं। यहां आप ध्यान दीजिए, ये सीमा पर आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो है वो स्कैंडिनेविया माउंटेन है। ठीक, इसे कहा जाता है स्कैंडिनेवियन पर्वत। वैसे स्कैंडिनेवियन जो है वो कल्चर भी है और स्कैंडिनेवियन माउंटेन भी है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन पर्वत है, याद रखिएगा कि ये स्वीडन और आप पाएंगे नॉर्वे, आई थिंक नाम आपके लिए विजिबल होगा, नॉर्वे और जो है वो स्वीडन, इसके मध्य जो है वो सीमा बनाता है। डन। ये भी याद रखिएगा कि ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन बेसिकली एक जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है, याद रखिए कि ये पर्वत बेसिकली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नॉर्वे प्लस स्वीडन इसकी सीमा पर आता है। और यह भी याद रखिएगा कि स्कैंडिनेवियाई ये जो है एक कल्चर भी है। ठीक, लेकिन स्कैंडिनेवियाई कल्चर में 3 देश आते हैं, इसका विशेष ध्यान देखिए। आपसे इस प्रकार के प्रश्न अक्सर यूपीएससी पूछ लिया करती है। याद रखेंगे स्कैंडिनेवियाई कल्चर में 3 देश हैं। सबसे पहला आपको दिखाई देगा जो है वो नॉर्वे, एक दिखाई देगा स्वीडन और एक और दिखाई देगा फिनलैंड। तो आई थिंक आपको यह जानकारी होना चाहिए इस रिगार्डिंगली। इसके अलावा आइए मैं आपको एक जानकारी और दूं। ध्यान दीजिए कि चर्चा में रहा जो प्लेस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाल्टिक सागर के रिस्पेक्ट में भी। तो जरा मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये कुछ आपको जो है वो यूरोप वाला पोर्शन दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, और अब जरा इसे थोड़ा सा नोटिस करिएगा। जरा मैं इसे नीचे लाऊं तो आप पाएंगे कि ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पे जरा कुछ चीजें आप वाटर बॉडीज में मार्क करिए। ये है भाई गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये फिनलैंड की खाड़ी है। ठीक, इसी तरीके से यहां कहीं पर आता है भाई बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, और यहां कहीं पर आता है भाई गल्फ ऑफ बोथनिया या बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। अब सुनिएगा, बाल्टिक सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं। ओके, तो आप यहां देखेंगे तो आपको जो है वो एक लिस्ट दिखाई देगी। इसमें अगर मैं आपको एक्चुअल मैप पर दिखाना चाहूं तो जरा
फोकस करिएगा इस पर। यहां कौन कौन से देश आपको दिखाई देते हैं? याद रखें कि बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हुए आपको जो है वो स्वीडन दिखाई देगा, फिनलैंड दिखाई देगा, एस्टोनिया दिखाई देगा, लातविया दिखाई देगा, लिथुआनिया दिखाई देगा, और शॉकिंगली याद रखिएगा कि एकदम टर्टल आइस के फॉर्म में यहां आपको चुपचाप बैठा हुआ रशिया का एनक्लेव दिखेगा। यह है भाई रशिया, और नोट कर लीजिए कि रशिया भी बाल्टिक सागर से सीमा बनाता है। एक छोटा सा भाग है रशिया का, एटलस पे मार्क करिएगा, आसानी से मिल जाएगा। यह भी सीमा बनाता है। इसके अलावा पोलैंड, इसके अलावा जर्मनी, इसके अलावा डेनमार्क। फाइन, ये सारे देश जो हैं वो आपको, और ये सभी आपको जो है वो सीमा बनाते हुए दिखाई देंगे। डन। तो मैं रिपीट कर दूं, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, साथ ही पोलैंड, ग्रीस, जर्मनी। फाइन। इसके अलावा फिर आपको डेनमार्क और नॉर्वे, ये देश जो है वो बाल्टिक सागर का सीमा बना रहे हैं। फाइन, आई थिंक आप परिचित हैं इस क्षेत्र से। यहां पर आपको जो है उत्तरी सागर दिखाई देगा। ये है भाई उत्तरी सागर का क्षेत्र, और अभी से कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया ये है भाई भूमध्य सागर। फाइन, और यहां पर मैंने आपको अभी बताया था भाई ये स्पेन है। और मैं आपको अभी एक जानकारी और दूं तो याद रखिएगा कि इस स्थान पर मोरक्को आता है, ठीक, और यहां पर आता है भाई अल्जीरिया। तो याद रखना, अल्जीरिया और इटली के साथ स्पेन सागरी सीमा भी बनाता है। यहां मैं लिख दूं कि जो सागरी सीमा है इसका भी ध्यान रखिएगा कि ये अल्जीरिया के साथ, ओके, और साथ ही इटली के साथ ये सीमा बनाता है भाई। इसका ध्यान रखिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्पेन की बात कर रहा हूं। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और चर्चा करते हैं भाई इस प्रश्न के बारे में। फाइन, आप यहां देख पाएंगे कि आपसे विचार करने कहा गया है कि इन कुछ देशों पर आप अपनी नजरें गड़ाएं। यहां है नॉर्वे, यहां है रोमानिया, यह है लिथुआनिया, लातविया और स्वीडन। प्रश्न पूछा गया है कि बाल्टिक सागर के साथ कितने देश जो है वो सीमा बनाते हैं। फाइन, या फिर इनमें से कितने देश जो है वो सीमा बनाते हैं, आपको ये उत्तर देना है। अभी से कुछ ही लम्हों पहले मैंने आपको इसके बारे में जो है वो जानकारी दी है। आई थिंक आप लोग आसानी से इसका उत्तर भी कर पाएंगे कि कितने देश हैं जो सीमा बनाते हैं। यहां एक जानकारी आप और जान लें जो इस मैप के माध्यम से आपके लिए जरूरी होगी, फिर मैं इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देता हूं। फाइन, यहां ध्यान से देखेंगे तो यह आपको बाल्टिक सागर दिखेगा, ओके, और इस सागर में 2 द्वीप हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपसे इस उत्तर के बारे में चर्चा करता हूं। याद रखिए कि जो स्वीडन है इसके पास 2 आइलैंड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 द्वीप हैं। एक है जिसे कहते हैं गॉट आइलैंड, गॉटलैंड आइलैंड या द्वीप, ओके। एक ये है जो कि एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आता है भाई, ओके। इसे जरा हम मार्क करें, यहां पर जो है वो गॉटलैंड आइलैंड आता है, और यहां आपको दिखाई देगा ओलैंड आइलैंड, ठीक। तो आपको याद रखना है कि ये 2 जो है वो द्वीप हैं जो कि आते हैं कहां पर, जो कि आते हैं बेसिकली स्पेन के ज्यूरिसडिक्शन में, और दोनों ही बच्चे ये द्वीप आते हैं कहां पर, बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में। आई थिंक आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपसे पहले ही चर्चा करी थी भाई कि ये जो पोर्शन बच्चे आप देख रहे हो इसे गल्फ ऑफ बोथनिया कहते हैं, ये वाला जो है गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और यहां पर आपको जो है वो नॉर्थ सी दिखाई देता है, ठीक है। आई थिंक आप आसानी से आंसर निकाल पाए होंगे प्रीवियस क्वेश्चन का। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। जरा चूंकि मैंने अभी से 2 ही मिनट पहले इसके बारे में चर्चा करी है, जरा मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा देश है जो सीमा नहीं बनाता है। आप आसानी से जो है वो आंसर तक पहुंच पाएंगे। मैंने इंडिकेट करा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो है सीरियसली इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं।
फाइन, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारी आखिरी ही न्यूज होगी कि बीते दिनों बुर्किना फासो में जो कुछ गांव है वहां पर हमला हुआ और 170 से ज्यादा लोगों की जो है वो मृत्यु हुई। और यहां पर सशस्त्र बलों के द्वारा कुछ रिबेल्स हैं, आर्म्ड रिबेलियन है, सशस्त्र बल के साथ विद्रोह करने वाले कुछ ग्रुप हैं जो बुर्किना फासो में एक्टिव हैं और उसके ज्यादातर हिस्से पर जो है वो अभी कंट्रोल नहीं रह गया है बुर्किना फासो की गवर्नमेंट का। अब चूंकि ये स्थान न्यूज में है, आइए हम इसके कुछ क्षेत्रों के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई कि बुर्किना फासो देश जो है ये एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक नेशन है, लैंडलॉक नेशन है अर्थात स्थल रुद्ध देश है। इसकी एक और चीज याद रखिएगा कि भाई इससे गुजरती है इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन अर्थात अंतरराष्ट्रीय या मैं कहूं 0 डिग्री देशांतर, ये जो है यहां से गुजरता है। और 0 डिग्री देशांतर के लिए एक बात याद रखिएगा कि ये देशांतर जो है वो अल्जीरिया, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, अल्जीरिया, घाना, माली, यहां आपको एक और देश दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, टोगो, फाइन, घाना, माली, टोगो और बुर्किना फासो। यहां से जो है वो गुजरता है अफ्रीकी देशों से। ठीक, अब जरा हम चर्चा करें कि भाई कौन कौन से देशों के साथ ये देश जो है वो सीमा बनाता है। तो एक लैंडलॉक नेशन बुर्किना फासो अफ्रीका में आता है और यहां आप देखेंगे तो इसकी जो सीमाएं हैं ये लगती हैं भाई, यहां आप देख पाएंगे आसानी से, एक है भाई माली, एक है भाई नाइजर, एक है भाई बेनिन, एक है टोगो, एक है घाना और एक है आइवरी कोस्ट। एक बार जरा खुलकर इसे रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको, इज माली, इज नाइजर, इज बेनिन, इज टोगो, इज घाना और लास्ट वन इज आइवरी कोस्ट। आई थिंक आपको देशों के बारे में आसानी से जानकारी हो चुकी है। अब जरा इसकी लोकेशन देखें तो यहां कहीं पर आता है बुर्किना फासो। ठीक, ये कौन सा भाग है तो याद रखिए कि ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, और वो भी कौन सा, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में आता है। ओके, तो ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का पार्ट है। इसके अलावा आपको याद रखना है इस देश की कुछ इसेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे यहां आपको 2 रिवर्स इसेंशियली याद रखनी चाहिए। एक है ब्लैक वोल्टा, ओके, ये इस प्रकार से यहां है, और एक है व्हाइट वोल्टा, ये इस प्रकार से आपको यहां दिखाई देगी। ओके, अब क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको इसकी रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, जरा ध्यान से देखें तो इसकी स्पेलिंग है VOLTA। ठीक, ये आती है कहां पर, बुर्किना फासो में। ठीक, बुर्किना फासो में यहां पर। ठीक, लेकिन एक और रिवर है वोल्गा, VOLGA, यहां पर केवल एक लेटर का अंतर है। वोल्गा रिवर जो है ये आती है यूरोप में, ठीक, और ये आता है भाई अफ्रीका में। इसलिए आपको याद रखना है कि भाई जो वोल्टा है ये बुर्किना फासो अफ्रीका में आने वाली नदी है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। और इसका जो ऊपरी भाग है, याद रखिएगा, इसका जो नदन पोर्शन है, उत्तरी भाग है, ये आपको दिखाई देगा भाई, ये जो है अफेक्टेड है सहारा के मरुस्थल के मरुस्थलीकरण के प्रभाव से। फाइन, तो यहां आपको सहारा का मरुस्थलीकरण दिखाई देगा, स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं है, अदरवाइज में जरूर इंडिकेट करता। ओके, और जो निचला पोर्शन है, याद रखिएगा कि ये वाला पार्ट जो है ये आपको दिखाई देगा कि यहां आर्द्र जलवायु है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। फाइन, तो ये जो प्लेस है ये ह्यूमिड क्लाइमेट का पार्ट है। डन, तो एक पार्ट आपको जो है वो एरिड और सेमी एरिड दिखाई देगा, शुष्क व अर्धशुष्क दिखाई देगा, और ये जो पोर्शन है ये आर्द्र दिखाई देगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है भाई, जो सशस्त्र विद्रोही ग्रुप हैं वो प्रोएक्टिव है। ठीक, तो ज्यादातर पॉपुलेशन का सेंटर आपको कुछ इस स्थान पर दिखाई देगा, ब्लैक वोल्गा
नो, ब्लैक वॉल्टा रिवर के आसपास। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं और एक प्रश्न के माध्यम से चीजों को थोड़ा और क्लियर करते हैं। चलिए जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और मुझे उत्तर देने का प्रयास करें कि निम्नलिखित युग्मों में से विचार करें कि कितने कितने जो है वो क्या है, सही सुमेलित है। अब यहां आपको दिखाई देगा, एक है भाई साहेल रीजन, ये साहेल का एरिया यहां लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में आता है। ठीक, एक है दारफुर एरिया और ये जो है ये मध्य एशिया में लिखा हुआ है। ओके, और एक है भाई हलाइब त्रिभुज, ये हलाइब त्रिभुज जो है वो पूर्वोत्तर अफ्रीका में लिखा हुआ है। अब जरा सहज नॉलेज से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन कौन से एरिया आपको जानने चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई मैंने यहां पर आपको पहले ही बताया था। आइए इस उम्मीद के साथ कि आपने एक बार प्रयास जरूर करा है, हम इसे देखते हैं। यह है भाई आपका अफ्रीका वाला पोर्शन। ठीक, जैसा मैंने आपको अभी से कुछ समय पहले ही बताया था भाई कि जो ऊपर वाला एरिया है यह है सहारा का एरिया। ठीक है, यह है सहारा प्लेस, इसलिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड पहले ही बता दिया था। और जो नीचे वाला पोर्शन है यह है भाई जो सवाना का घास का मैदान है। ठीक है, ये सहारा है भाई, सहारा का मरुस्थल, और ये है सवाना। ओके, और इसके बीच का जो ट्रांजिएंट पार्ट है, ये वाला जो प्लेस है, आई थिंक आपको ये कलर दिखाई नहीं देगा, तो चलिए इसे थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो प्लेस है बीच का, इसे कहा जाता है भाई साहेल रीजन। ठीक, कहां से स्टार्ट होता है तो जरा मैं आपको यहां दिखाऊं तो ये आपको दिखाई देगा सेनेगल नाम से एक देश। ओके, ये है सेनेगल देश, यहां कहीं पर आता है, यहां से ये स्टार्ट होता है साहेल एरिया, शुष्क अर्धशुष्क एरिया, और कंटिन्यू होते हुए ये यहां पर इरिट्रिया देश है, यहां तक ये जाता है। तो पूरे ही अफ्रीका को क्रॉस करता है भाई। लेकिन काम की बात यह है कि ये अफ्रीका के कौन से भाग में आपको दिखाई दे रहा है, यह आपको अफ्रीका के उत्तरी भाग में दिखाई दे रहा है। और आप जरा फोकस करिए, आपको यहां पर साहेल रीजन के लिए क्या ऑप्शन दिया है कि यह दक्षिण अफ्रीका में आता है, यानी कि यह ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो यह है भाई हमारा साहेल रीजन। ठीक है, अब इसके अलावा यहां ध्यान दीजिए तो आपको दारफुर एरिया दिखाई देगा, और ये जो दारफुर एरिया है ये मध्य एशिया में लिखा हुआ है। आई थिंक आपने प्रयास करा होगा तो आपको पता होगा कि ये है सूडान। ठीक, यानी कि सूडान कहां आ रहा है, रेड सी के आसपास, और रेड सी मतलब कि कौन सा भाग है भाई, ये अफ्रीका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। फाइन, ओके, ये रेड सी वाला एरिया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहां देखिए, ये यहां कहीं पर आ रहा है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग है भाई। ओके, तो ये जो है वो सूडान का एरिया है, और ये है दारफुर एरिया। और ये जो दारफुर एरिया है, ये एरिया बेसिकली नॉन अरब पॉपुलेशन का प्लेस है, यानी कि यहां नॉन अरब्स रहते हैं जो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई इसके लिए कि इन्हें अलग क्षेत्र दिया जाए, स्वायत्तता दी जाए सूडान से। फाइन, और ये जो लोग हैं इनके अगेंस्ट यहां पर जो है वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी है, स्वायत्तता की जो है वो डिमांड है यहां पर दारफुर रीजन में। और साथ ही यहां आप पाएंगे कि इस पोर्शन में, इस रीजन में कंट्रोल करने के लिए एक शब्द यूज करा गया था, अरब लड़ाके। ठीक, इन्हें भेज रहा है कौन, सूडान। इनका नाम है जांजीबार्स। ठीक, ये जो है ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस क्षेत्र में एक्टिवली जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो स्वायत्तता की डिमांड हो रही है उसे सुप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करें। और ये जो है ये आप रीजन आपको दिखाई देगा, चूंकि ये न्यूज में है इसलिए आपको पता होना चाहिए इस रिगार्डिंगली कि ये आता कहां पर है, ये सूडान के ज्यूरिसडिक्शन में, इस क्षेत्र में आता है। फाइन, अब जरा हलाइब, फाइन, इस त्रिभुज के बारे में विचार करिए। ये लिखा हुआ है, अब ये तो मध्य एशिया, आंसर गलत हो गया भाई। अब ये जो है पूर्वोत्तर अफ्रीका का भाग है। अब जरा इसके बारे में देखिए तो आपको दिखाई देगा कि हमने अभी देखा कि रेड सी वाला एरिया पूर्वोत्तर वाला एरिया ही है। डन।
अब यहां पर देखिए ये जो प्लेस है ये आपको दिखाई देगा हलाइब ट्रायंगल के फॉर्म में। ये एक क्षेत्र है, याद रखिएगा कि इनिशियली ये भाग जो है वो बिलोंग करता था सूडान से। ओके, आज के समय ये भाग है मिस्र का, और ये बेसिकली सीमा बनाता है रेड सी से। ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये एक विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है बेसिकली। ये किस किस के बीच में? ये विवादित क्षेत्र है बच्चे मिस्र तथा सूडान के मध्य। आई थिंक आपको ये प्लेस की जानकारी होना आवश्यक है। और हमने अब तक जितने भी प्लेसेस देखे ये सारे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, याद रखिएगा कि स्टडी आईक्यू की जो फेस्टिव सेल है ये स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो ग्रेट फेस्टिव सेल है इस सेल के तहत आप स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेस हैं आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट पर परचेस कर सकते हैं। दो कंडीशन है, एक 15 अप्रैल को ये एंड हो जाएंगे। पहली बात ये एंडिंग होगी बच्चे, तो मेक श्योर कि आप लोग जो मिनिमम कॉस्ट, अभी मैं आपको कॉस्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा, मिनिमम कॉस्ट पर अगर प्रिवेल करना चाहते हैं तो इस डेट से पहले प्रिवेल करें। और साथ ही आपको कोड यूज करना होगा AK लाइव का। ये मेरा कोड है, और आप मेरे कोड से जब परचेस करेंगे तब के केस में आपको कॉस्ट मिनिमम दिखाई देगी। फाइन, ये जो कॉस्ट होगी 23,500 और 28,500 होगी विथ और विदाउट बुक। यहां पर विथ बुक्स होंगी, जहां पर आपको 18 बुक्स का जो है एक सेट मिलेगा, और यहां आप विदाउट बुक्स के साथ जो है कोर्स का पार्ट बनेंगे। फाइन, याद रखिए कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल बुक्स का अंतर है। साथ ही आपको SIP का प्रोग्राम सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से पूरा क्रैश कोर्स मिलेगा। साथ ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपको मिलेगा, और ये जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है यानी कि आपको स्टडी आईक्यू प्री क्वालिफाई होने पर दिल्ली बुलाएगा, अपने स्थान पर आगे की सारी पढ़ाई कराएगा। फाइन, साथ ही आपको मेंटोर अलॉट होगा पूरी जर्नी में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। लाइव क्लास डेली मिलेगी 3 आवर की, और इस 3 घंटे की लाइव क्लास को आप इंजॉय करेंगे। साथ में आपको क्लास के क्रक्स भी मिलेंगे, यानी कि जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो सारा, जिस PDF के माध्यम से आपको पढ़ाया है वो भी मिलेगा, जिस PPT का यूज करा है वो भी मिलेगा। हमारी टीम में से एक एक्सपर्ट व्यक्ति बैठकर नोट्स बनाता है, वो हैंडआउट्स भी मिलेंगे, और साथ ही आपको वो सारा असिस्टेंस मिलेगा जो UPSC क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है। साल भर का कैलेंडर रेडी है आपके लिए, आप देर ना करें। वाई, ये समय बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी भी आवश्यक होती है, बट सेल्फ स्टडी से सक्सेस में समय लग सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फेस्टिव सीजन का जो है सेल का फायदा उठाइए और इन कोर्सेज का जल्दी से जल्दी पार्ट बन जाइए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।